बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन बी 6। ठीक है, विटामिन बी 6 का दूसरा नाम जो है वो पायरोडॉक्सिन होता है। ठीक है, और ये पायरिडीन जो रिंग होती है ना, उसके डेरिवेटिव, ये मैं आपको दिखाऊंगा पायरिडीन रिंग कैसी होती है। ठीक है, ये इसके स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये जो पूरी रिंग है ना, इस रिंग को पायरिडीन रिंग कहते हैं। ठीक है, और अगर इसके ऊपर जिस तरह यहाँ पर ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। अगर ये एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो जाए पायरिडीन रिंग के ऊपर, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पायरोडॉक्सल, एल फॉर एल्डिहाइड। ठीक है, और अगर इसके ऊपर ये जो एल्डिहाइड ग्रुप का हाइड्रोजन है, इसको रिमूव करके, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो है, इस पूरे को हम रिमूव कर दें और इसकी जगह जो है CH2 और साथ में NH2 अमाइन ग्रुप अटैच कर दें, तो इसको हम कहेंगे पायरोडॉक्सामाइन। पायरोडॉक्सामाइन फॉर द अमाइन ग्रुप। और अगर इसके साथ जो है अल्कोहल ग्रुप OH ग्रुप अटैच हो जाए CH2 के साथ, तो इसको हम कहेंगे पायरोडॉक्सीन। ठीक हो गया। तो ये इसके स्ट्रक्चर्स हैं, आपने स्ट्रक्चर याद नहीं करना, जस्ट आपको वैसे पता हो कि पैराडॉक्सल में कौन सा ग्रुप होता है, पैराडॉक्सामीन के अंदर कौन सा ग्रुप होता है, और पैराडॉक्सामाइन के अंदर कौन सा ग्रुप मौजूद होता है। अच्छा, B6 की ये तीन फॉर्म्स होती हैं, पैराडॉक्सल भी होती है, पैराडॉक्सामीन और पैराडॉक्सीन। इसकी एक्टिव फॉर्म जो है, जिस तरह विटामिन सी में हमने पढ़ा था कि इसकी एस्कॉर्बिक एसिड होती है, तो विटामिन B6 की जो एक्टिव फॉर्म है वो होती है फॉस्फेटेड फॉर्म। ठीक है, तो पायरोडॉक्सल होगा तो पायरोडॉक्सल फॉस्फेट इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म होगी, पायरोडॉक्सामीन होगा तो पायरोडॉक्सामीन फॉस्फेट जो है इसकी एक्टिव फॉर्म होगी, और पायरोडॉक्सीन फॉस्फेट, यानी अगर इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाए तो इसको हम कहेंगे कि ये उसकी एक्टिव फॉर्म बन गई है। ठीक है, तो ये तीन फॉर्म्स जो है इसकी प्रेजेंट होती हैं हमारे पास विटामिन B6 जो है, ये तीनों को हम कलेक्टिवली कहते हैं। ठीक हो गया। इनमें जो पैराडॉक्सिन है, ये XIN वाला, ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो अल्कोहल ग्रुप कंटेनिंग है। ठीक है, ये प्लांट्स के अंदर है, जबकि पैराडॉक्सल एल्डिहाइड वाली फॉर्म और पैराडॉक्सामाइन जो है अमाइन जो डेरिवेटिव है, जो अमाइन वाली फॉर्म है, वो आपके एनिमल्स के अंदर ज्यादातर पाई जाती है। तो पैराडॉक्सिन का जो सोर्सेज होंगे वो प्लांट सोर्सेज होंगे, जबकि इन दोनों के जो सोर्सेज होंगे वो एनिमल सोर्स होंगे। जैसे कि हम कहेंगे कि मीट हो गया, मिल्क हो गया, तो ये सोर्सेज हम मजीद इसके स्लाइड्स के अंदर देखते हैं। तो इन तीनों की जो एक्टिव फॉर्म है उसको हम कहते हैं PLP। ठीक है, पैराडॉक्सल फॉस्फेट या पैराडॉक्सामीन फॉस्फेट। ठीक है, वो उसकी एक्टिव फॉर्म होती है। अब ये किन किन रिएक्शंस के अंदर जो है इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उन रिएक्शंस के अंदर सबसे पहले ये चार रिएक्शंस आपने याद रखने हैं। ये क्वेश्चन भी जब मैंने फर्स्ट ईयर का पेपर दिया था तो विटामिन्स में से ये वाला क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, कि राइट डाउन द रिएक्शंस इन विच पैराडॉक्सिन और विटामिन B6 इज द कोफैक्टर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इन रिएक्शंस को आपने याद करना है, और ये रिएक्शंस आप फर्स्ट ईयर जब आप सारी पढ़ लेंगे तो इन सारे रिएक्शंस के साथ आपको आशनाई जो है वो हो जाएगी, और आपसे हाउ नो भी हो जाएगी कि ये रिएक्शंस कहाँ कहाँ पर किस चैप्टर्स के अंदर हैं। ठीक है, तो ट्रांस एमिनेशन जो है, ट्रांस एमिनेशन वो रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर अमाइन ग्रुप जो है वो उसको ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो एग्जांपल्स आती हैं याद रखें, इसके अंदर जो अमाइनो एसिड होता है ना, उसमें से अगर अमाइनो ग्रुप निकाल दिया जाए, ठीक है, तो उससे कीटो एसिड बन जाता है। एसिड कैसे बनता है कि अमाइन, जो अमाइनो एसिड होता है उसके पास दो ग्रुप्स होते हैं ना, आपके पता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और एक अमाइन ग्रुप होता है। तो अगर अमाइन ग्रुप निकाल दें तो पीछे कार्बोक्सिल ग्रुप बचेगा ना, तो वो जो है आपका कार्बोक्सिल ग्रुप जो है बेसिकली एक एसिड है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड से अगर अमाइनो ग्रुप निकलेगा तो वो जो है क्या चीज बन जाएगी, एक एसिड बन जाएगा, और अगर एसिड के अंदर जो है अमाइनो ग्रुप ऐड होगा तो वो क्या बन जाएगा, आपका अमाइनो एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ऑक्सैलो एसीटेट जो है, जो बेसिकली ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन किया ग्लूटामेट में। ग्लूटामेट आपको पता है क्या चीज है, आपका अमाइनो एसिड है। अब यहाँ से जो है अमोनिया अमाइन ग्रुप जो है वो निकलेगा और एसीटेट के ऊपर उसको ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, तो एसीटेट से क्या चीज बनेगी, क्योंकि इसके पास कार्बोक्सिल ग्रुप पहले था, अब ग्लूटामेट से अमाइन ग्रुप इसके पास आ गया, तो ये बन जाएगा एस्पार्टेट, जो कि आपका अमाइनो एसिड है। और ग्लूटामेट जो है, जिससे अमाइन ग्रुप हमने हटाया है, उसके पास अब क्या बच गया, कार्बोक्सिल ग्रुप, तो उससे बन गया अल्फा कीटो ग्लूटारेट या अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, तो अमाइनो एसिड से जो है एसिड बनेगा, और अमाइनो एसिड से जो एसिड बनते हैं उनको कहते हैं कीटो एसिड्स। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि जो अमाइनो एसिड से एसिड्स बनते हैं उनको हम कीटो एसिड्स कहते हैं। ठीक है,
तो ऑक्सैलो एसीटेट और ग्लूटामेट का रिएक्शन हुआ, ग्लूटामेट से अमाइनो ग्रुप जो है वो ट्रांसफर हुआ ऑक्सैलो एसीटेट के ऊपर, और इस एसीटेट से क्या बन गया आपके पास एस्पार्टेट, दैट इज द अमाइनो एसिड, ठीक है। और ग्लूटामेट जो अमाइनो एसिड था वो कन्वर्ट हो गया अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के अंदर, ठीक है। दूसरा रिएक्शन जो है वो डीएमिनेशन है, ठीक है। डीएमिनेशन का क्या मतलब है कि जब अमोनिया जो है रिमूव होती है किसी चीज में से तो उसको डीएमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक हो गया। अब डीएमिनेशन के अंदर जो यहाँ पर एग्जांपल है वो है कि सीरीन के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है और उसमें से डीएमिनेज एंजाइम होता है, तो वो अमोनिया निकलवा देता है। तो सीरीन में से जब अमोनिया निकलता है तो पीछे क्या बचता है, पायरोवेट। तो इस रिएक्शन के अंदर जो है विटामिन B6 आपका वो कोफैक्टर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। थर्ड रिएक्शन जो है वो आपने याद रखना है डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। डी कार्बोक्सिलेशन के अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, डी कार्बोक्सिलेजेस एंजाइम्स जो है वो एक्ट करते हैं, जैसे कि ये हिस्टीडीन है, ठीक है। अच्छा, ये डीएमिनेशन जो है ये मैं सीरीन से पायरोवेट तो बन गया। अब पायरोवेट कहाँ यूज हो सकता है, पायरोवेट आपका जो है वो टीसीए साइकिल में यूज हो जाएगा ना, पायरोवेट से एसिटाइल कोए बनेगा और वो टीसीए साइकिल में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट मैं बताता चलूं कि ये जो डीएमिनेशन रिएक्शन है इसमें विटामिन B6 इन्वॉल्व हो रहा है, तो पायरोवेट बना रहा है, पायरोवेट आपका एनर्जी प्रोडक्शन में यूज होगा टीसीए साइकिल के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि विटामिन C6 जो है ये आपका एनर्जी रिलीजिंग जो है विटामिन है, ठीक है, जो कि हम स्टार्ट वाली क्लासिफिकेशन की तरफ एंड पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन है, हिस्टीडीन की डीकार्बोक्सिलेशन हुई तो उससे क्या चीज बनी, हिस्टामीन। देखिए हिस्टीडीन में से अगर कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली C डबल बॉन्ड O जो कार्बोक्सिल ग्रुप था वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल गया, पीछे हिस्टीडीन अमाइनो एसिड था इसके पास अमाइन ग्रुप बच गया, तो अमाइन हिस्टीडीन से कार्बन डाइऑक्साइड निकली तो पीछे क्या बच गया, अमाइन कंटेनिंग हिस्टीडीन, उसको हमने क्या नाम दे दिया, हिस्टामीन। तो ये अमाइन ग्रुप बेसिकली उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि अमाइनो एसिड के अंदर जो अमाइन ग्रुप पहले से मौजूद था, ठीक है। कार्बोक्सिल ग्रुप जस्ट रिमूव है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हिस्टामीन जो है ये आपको पता है ये आपका होता है वाइट वेजोडाइलेटर भी होता है, ठीक है, और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के अंदर इसका रोल होता है, ठीक है। इसके बाद कंडेंसेशन रिएक्शंस है। कंडेंसेशन क्या होता है, दो चीजों को मिला देना, ग्लाइसिन प्लस सक्सिनाइल कोए। हमने उस दिन विटामिन B12 के अंदर एक रिएक्शन पढ़ा था कि मिथाइल मेलोनिक एसिड जो था उसको सक्सिनाइल कोए के अंदर कन्वर्ट करता है विटामिन B12 का कोफैक्टर होता है, वहां पर एंजाइम था म्यूटेज, मिथाइल मेलोनाइल कोए म्यूटेज एंजाइम था जिसने मिथाइल मेलोनिक एसिड को सक्सिनाइल कोए के अंदर कन्वर्ट किया था। तो वहां पर पता नहीं मैंने बताया था कि नहीं बताया था कि सक्सिनाइल कोए जो है वो टीसीए साइकिल में जाएगा तो एनर्जी प्रोडक्शन करवाएगा, ठीक है। और अगर सक्सिनाइल कोए ग्लाइसिन के साथ मिलता है, ये अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, तो ये दोनों मिलके एक एसिड बनाते हैं दैट इज नोन एज डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड, डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड। ये अगर आपको नाम ना याद हो तो आप इसको जस्ट जो है डेल्टा लिख के ALA लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप हीम सिंथेसिस के अंदर पढ़ेंगे कि ये फर्स्ट रिएक्शन होता है हीम सिंथेसिस का, और यहाँ पर जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम, ठीक है। तो वो इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा होता है, ठीक है। जी बच्चे क्या पूछा आपने, पाइरोल क्वेश्चन बच्चे प्रॉपर लिखे ना कि आपने क्या पूछा है। तो मैं बता रहा था कंडेंसेशन के अंदर ग्लाइसिन और सक्सिनल कोए जो है दोनों मिलते हैं और डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड या फिर एला इसको कहते हैं, ठीक है। नहीं बच्चे पाइरोल नहीं बनते, ये आप कह सकते हैं कुछ हद तक, कुछ हद तक आप कह सकते हैं, लेकिन असल में इससे पोरफायरिन्स बनते हैं, पाइरोल नहीं बनते। पोरफायरिन जो है ना वो एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं, ठीक है, पोरफायरिन्स बनते हैं, पाइरोल्स नहीं बनते। ये आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह जो है ना हीम के अंदर। तो ये रिएक्शन हमने थोड़े से पढ़ लिया, अब इसको मैं जरा स्लाइड के अंदर जो है दिखाता हूँ कि विटामिन B6 जो है हमारा टॉपिक है मेन। इसको अगर हम थोड़ा सा स्लाइड्स के अंदर देखें तो ये सोर्सेज हैं उसके विटामिन B6 के। विटामिन B6 कहाँ कहाँ से आ सकता है, एग्स है इसका सोर्स, मिल्क है, फिश है, यॉक है, एग यॉक जो होती है आपकी, ठीक है। इसके अलावा फ्रूट्स के अंदर है आपके पास, तो ये सारे सोर्सेज हैं, फिश है यहाँ पर, और ये आपको नाशपाती नजर आ रही है, कैबेज है, ठीक है, ब्राउन राइस है, ये सारे सोर्सेज हैं इसके। अब ये पाइरोल रिंग है बेसिकली, सॉरी पाइरोल मैं क्या गया इसको, ये जो डेरिवेटिव से पायरिडीन रिंग है,
इसको पायरिडीन रिंग कहते हैं। तो ये पायरिडीन रिंग है जिससे ये विटामिन B6 डिराइव होता है, ठीक है। ये वाला ब्लैक वाला और जो ब्लू में नाइट्रोजन दिखाया होगा, तो ये देखिए स्ट्रक्चर मिलता जुलता है। तो इससे डिराइव किया जाता है ये पायरोडॉक्सिन, और पायरोडॉक्सिन से आगे पायरोडॉक्सिल और पायरोडॉक्सामीन बनते हैं, ठीक है। और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। पैराडॉक्सिन से पैराडॉक्सिल और पैराडॉक्सामीन तो बन सकते हैं, लेकिन ये रिवर्स नहीं हो सकता, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो जब इसके साथ एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, काइनेज एंजाइम होते हैं, तो पैराडॉक्सिल फॉस्फेट या पैराडॉक्सामीन फॉस्फेट ये एक्टिव फॉर्म्स बनती हैं, ठीक है। इनको एक्टिव फॉर्म्स कहते हैं जिन्होंने रिएक्शन करना होता है। उसके बाद ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन जो मैंने दिखाया था आपको, ठीक है, उसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो एलानीन से जो है पायरोवेट बनता है। ये पीएलपी जो है ये पैराडॉक्सिल फॉस्फेट है, बेसिकली विटामिन B6 एज ए को फैक्टर यूज हो रहा है। तो ट्रांस एमिनेजेस जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो इंटर कन्वर्ट करते हैं इनको। तो यहाँ पे एलानीन ट्रांस एमिनेज एलानीन को पायरोवेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एस्पार्टेट जो है ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट होता है, जो कि हमने देखा। अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो ग्लूटामेट के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस जो है डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, आप वही एग्जांपल याद रखें जो आपको उधर लिपन कॉर्ड के अंदर दी हुई है, ठीक है। इसके बाद ये डीकार्बोक्सिलेशन जो रिएक्शंस हैं, ठीक है, ये वाली कन्वर्जन। बच्चे जो लिपन कॉर्ड पर रिएक्शन दिया हुआ ना, आपने जस्ट वो एक याद करना है, ठीक है। ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है और आपने इसी तरह याद करने हैं चारों रिएक्शंस। चारों रिएक्शंस के नाम आपको आने चाहिए कि ट्रांस एमिनेशन, डी एमिनेशन, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन और कंडेंसेशन। पहले तो ये चार मेन हेडिंग्स आपको याद हो, और फिर एग्जांपल के तौर पे आपको रिएक्शंस पता होने चाहिए, ठीक है। ये कौन कौन सी किस चीज की एग्जांपल है, ठीक है। ये SCQ है प्रॉपर एक। मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि ये मेरे पेपर के अंदर जब मैंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया था तो यही आया था, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो कन्वर्जन ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने जो है डायग्राम ऐड की है, ठीक है। कि और भी अमाइनो एसिड जो है इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे एलानिन जो है पायरोवेट में चली जा सकती है। ऑक्सैलो एसीटेट ये वही एग्जांपल है कि वो एस्पार्टेट के अंदर कन्वर्ट होती है। अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो ग्लूटामेट के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसके बाद जो है ये डीकार्बोक्सिलेशन की डिफरेंट एग्जांपल्स है, ठीक है। जो ट्रिप्टोफैन होता है आपका अमाइनो एसिड, ठीक है, इसकी हाइड्रोक्सिलेशन जब होती है, तो हमने कहा था इसके अंदर विटामिन C का रोल होता है, ठीक है, कल हमने पढ़ा था। तो ट्रिप्टोफैन से 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन बनता है, लेकिन उससे आगे जब रिएक्शन होता है, इसकी जब डीकार्बोक्सिलेशन होती है, तो इससे बनता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। जिस तरह हिस्टिडीन से हिस्टामीन बना ना डीकार्बोक्सिलेशन के बाद, इसी तरह 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन से 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन बनता है, जिसको सेरोटोनिन कहते हैं। ये दूसरा नाम है उसका। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन जो है सेरोटोनिन का दूसरा नाम होता है। सेरोटोनिन बेसिकली आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है। ये स्लीप के अंदर भी इसका रोल होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप सेकंड ईयर के अंदर जब न्यूरो पढ़ेंगे तब देखेंगे कि ये पेन को जो है सप्रेस में भी रोल है इसका, ठीक है। पिनियल ग्लैंड से निकलता है ये। तो हिस्टिडीन वाली एग्जांपल आपने पढ़ ली कि हिस्टिडीन से जो है ना इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है हिस्टिडेज, वो इसको कन्वर्ट करता है हिस्टामिन के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है। इसी तरह ग्लूटामेट जो है इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होगी तो गाबा बनता है, जो कि आपका न्यूरोट्रांसमीटर, वो भी इनहिबिटरी वाला, ठीक है। ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ग्लूटामेट से ये गाबा बनता है, गैमा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड, ठीक है। इसी तरह उस दिन हमने एग्जांपल एक पढ़ी थी टायरोसिन वाली, कि टायरोसिन से डोपा बनता है। डोपा की डीकार्बोक्सिलेशन से डोपामीन बनता है, ठीक है। और डोपामीन से क्या बनता है आपका नॉरएपिनेफ्रिन। और नॉरएपिनेफ्रिन से जब एपिनेफ्रिन हमने बनाया था उस दिन विटामिन B12 के अंदर, कि नॉरएपिनेफ्रिन की जब मिथाइलेशन होती है तो उससे बनता है एपिनेफ्रिन। और वो मिथाइलेशन जो है वो कौन करवाता है, मिथाइल कोबैलामिन। विटामिन B12 जो था उस वो रोल प्ले करता है नॉरएपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन बनवाने में। तो यहाँ पे आपके रेलेवेंट जो एग्जांपल आप अगर याद रखना चाहें या वैसे देखना चाहें, तो डोपा से जब डोपामीन बनता है, जिस तरह हिस्टिडीन से हिस्टामीन अमाइन आ गया ना ये वाला, इसी तरह 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन से 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन बनता है। इसी तरह डोपा से डोपामीन बनता है जब डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है, ठीक है। ये कुछ वैसे एक्स्ट्रा एग्जांपल्स हैं, ठीक है। कोई याद रखना चाहे तो भी ठीक है, नहीं तो जितना लिपन कॉर्ड के अंदर लिखा है वो एनफ है आपके पास, ठीक है। इसके बाद आपको जो है एक दो चीजें और बता देता हूँ कि हार्पर के अंदर जो है ना कुछ चीजें लिखी हुई हैं। हमने जब सेल पढ़ा था सेल सिग्नलिंग, तो हमने देखा था जो स्टीरॉइड हार्मोन्स हैं वो ग्रुप 1 हार्मोन्स थे, ठीक है। ग्रुप 1 हार्मोन्स होते हैं ना स्टीरॉइड वाले।
क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है वो क्रॉस कर सकते हैं और सेल के अंदर जाके उनके रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पे जाके वो उनसे बाइंड करते हैं और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन वगैरह करवाते हैं, ठीक है। तो ये जो विटामिन B6 है ना, ये जो स्टीरॉयड हार्मोन्स है उनके एक्शन को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। कैसे ब्लॉक करते हैं कि ये जो विटामिन B6 है ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स नहीं बनने देता, ठीक है। ये हार्मोन को रिसेप्टर के साथ बाइंड ही नहीं करने देता। तो स्टीरॉयड हार्मोन्स जितने भी हैं उनके फंक्शन को अगर आप काउंटर करना चाह रहे हैं, जैसे बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बन रहा है, बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन ज्यादा बन रहा है, या आपने सप्लीमेंट्स खा लिए हैं, तो आप चाहते हैं उनको न्यूट्रलाइज करना, आप चाहते हैं उनको एंटीडॉट देना चाहते हैं उनका कोई, तो आप क्या करते हैं, विटामिन B6 दे सकते हैं, क्योंकि ये उनके एक्शन को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो ये हार्पर के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है। और विटामिन B6 जिस तरह अभी हमने देख लिया, ये ट्रिप्टोफैन और मिथ्योनिन के मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल आपको नजर आ रहा था। तो विटामिन B6 की जब डेफिशिएंसी होगी तो ट्रिप्टोफैन और मिथ्योनिन का मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन जो मैंने आपको बाद में स्लाइड्स में दिखाए, तो उनका मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो दूसरे मेटाबॉलिज्म जो है, दूसरे अमाइनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म, वो भी विटामिन B6 के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका विटामिन होता है। अब इसकी एक क्लिनिकल जो है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये आपको लिपनकॉर्ड की जो है आइसोनियाजिड जो है, ये एक मेडिसिन है जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ऊपर बना हुआ था, ये वाला स्ट्रक्चर आइसोनियाजिड, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। अच्छा, जब जो पेशेंट्स होते हैं टीबी के, आपको पता है टीबी जो है वो एक डिजीज है, ठीक है। टीबी के अंदर हम ट्रीटमेंट के लिए आइसोनियाजिड दे रहे होते हैं। अब आइसोनियाजिड जो है वो क्या करती है, विटामिन B6 के साथ बाइंड करती है और इसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है, इसकी एक्टिव फॉर्म नहीं बनने देती। विटामिन B6 जो है उसको इनएक्टिव कर देती है ये, ठीक है। तो जब विटामिन B6 इनएक्टिव हो जाता है तो हम डाइट में जितना मर्जी ले लें, डाइट में जो हमारी नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है हम उसके मुताबिक अगर ले रहे हैं, तो वो तो इनएक्टिव होता जा रहा है। तो इन पेशेंट्स के अंदर, जो टीबी के पेशेंट्स होते हैं, जब वो आइसोनियाजिड की टैबलेट्स खा रहे होते हैं, तो फंक्शनल जो है डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन B6 की। तो उनको फिर हम क्या करते हैं कि जब हम आइसोनियाजिड ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं तो हम साथ में विटामिन B6 के सप्लीमेंट्स लिख देते हैं, ठीक है। कोई मल्टीविटामिन लिख देते हैं या स्पेसिफिकली जो है ना विटामिन B6 के सप्लीमेंट्स दे देते हैं, ताकि उसको जो है विटामिन B6 की डेफिशिएंसी ना हो और उसके अंदर जो अबनॉर्मेलिटीज होनी है, क्योंकि विटामिन B6 अगर नहीं होगा तो ये अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म कॉम्प्रोमाइज हो गया, ठीक है। आपका एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी, आपकी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हैं वो कॉम्प्रोमाइज होंगे, आपकी हीम सिंथेसिस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये फिर नहीं होंगी, ठीक हो गया। तो इस वजह से जो है हम विटामिन B6 की जो है वो सप्लीमेंट्स जो है देते हैं पेशेंट्स को, जो पेशेंट्स किस चीज पर होते हैं, जो पेशेंट्स आपकी टीबी की ट्रीटमेंट के लिए आइसोनियाजिड ले रहे होते हैं। इसके अलावा एक पेंसिलामिन भी होती है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, वैसे आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। पेंसिलामिन जो है ये विल्सन डिजीज की ट्रीटमेंट, आपने विल्सन डिजीज पढ़ी थी, तो विल्सन डिजीज के अंदर या जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, उन डिजीजेस के अंदर पेंसिलामिन जो है ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। तो उसका भी आइसोनियाजिड जैसा फंक्शन है, तो उसके साथ भी हम सप्लीमेंट देते हैं। बच्चे, सप्लीमेंट्स में ये होता है ना कि एक नॉर्मल क्वांटिटी आप मेडिसिन की दे रहे हैं, तो वो कितनी विटामिन्स को जो है, कितने जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको इनएक्टिवेट कर सकती है, ठीक है। तो आइसोनियाजिड जो क्योंकि स्पेसिफिक क्वांटिटी हम दे रहे होते हैं, तो नॉर्मली वो इतनी एनफ होती है कि जो बॉडी के अंदर जो नॉर्मल क्वांटिटी है ना उसको इनएक्टिवेट कर देती है। लेकिन जब हम विटामिन B6 की कंसंट्रेशन हाई कर देते हैं, यानी हम डाइट में मजीद जो है ऐड कर रहे हैं, एक तो हम जो डाइट खा रहे होंगे वैसे नॉर्मल फूड ले रहे होंगे, उसके अंदर तो आ ही रहा है ना विटामिन B6, तो उसके अलावा जो हम एक्स्ट्रा विटामिन B6 देंगे ना, तो वो इनएक्टिव नहीं होगा, ठीक है। बच्चे, पेंसिलामिन जो है, पेंसिलामिन PENCILLA, आगे अमाइन वाला वही पेंसिलामिन जो है, तो जब विटामिन B6 के हम लेवल इंक्रीज कर देते हैं ना, तो उसकी इनएक्टिवेशन कम हो जाती है। वैसे बॉडी के अंदर इनएक्टिवेशन और उसकी एक्टिवेशन जो बॉडी ही करती है हमारी, वो अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, ये बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, ये आप फार्मा के अंदर थर्ड ईयर के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कैसे होते हैं, उसके अंदर काफी ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो विटामिन B6 की अगर टॉक्सिसिटी हो जाए, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, आपको पता है वाटर सॉल्युबल विटामिन की टॉक्सिसिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका विटामिन B6 है ये एक एक्सेप्शन है।
अगर आप इसकी जो है ज्यादा क्वांटिटी लेते हैं, हाई इनटेक ले लेते हैं, तो आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाती है, सेंसरी न्यूरोपैथी हो जाती है आपको, यानी आपको सेंसरी लॉस होना शुरू हो जाता है। आपकी वो जो कहते हैं ना हम टांगे सो गई जी हमारी, तो वो न्यूरोपैथी होती है बेसिकली, जिसमें नर्व्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये अमाउंट कब है कि जब आप 200 मिलीग्राम पर डे से भी ज्यादा इंटेक करें, ठीक है। नॉर्मली हमें 2 मिलीग्राम या 0.2 मिलीग्राम चाहिए होता है, तो अगर आप इसकी 100 टाइम्स ज्यादा जो है ना वो लें क्वांटिटी नॉर्मल वैल्यू से, तब आपको जाके ये होता है। तो नॉर्मली ये नहीं होता इतना ज्यादा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके साथ जो है एक चीज मैं आपको ऐड करूंगा, क्योंकि विटामिन B5 जो है हम बहुत स्लो जा रहे हैं, ठीक है। बच्चे आते नहीं, आप लोग अटेंड नहीं करते, तो मुझे बहुत स्लो पढ़ाना पड़ रहा है। तो एक विटामिन हम जस्ट इसके साथ ऐड करेंगे, विटामिन B5, पेंटोथेनिक एसिड। ये विटामिन B5 होता है, ये छोटा सा है, ठीक है। इसके अंदर एमसीक्यू मैं आपको बता देता हूँ, जो हार्पर के अंदर लिखा हुआ है जस्ट वही एमसीक्यू आता है इसमें से, वैसे इसका कभी एससीक्यू नहीं आया, ठीक है। एक ही एमसीक्यू इसके रेलेवेंट आता है कि बर्निंग फीट सिंड्रोम इज काज्ड बाय, या फिर विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से कौन सा सिंड्रोम होता है, बर्निंग फीट सिंड्रोम। जस्ट एक एमसीक्यू है इसका, ठीक है। तो ये बस इसका जो मेन है वो यही था। बाकी इसका होता क्या है, ये चीज क्या है, तो ये पेंटोथेनिक एसिड इसको कहते हैं, ठीक है। ये कोएंजाइम ए का पार्ट होता है, बस ये इसकी एक लाइन आपने याद रखनी है। कोएंजाइम ए का पार्ट है तो क्या होगा, कोएंजाइम ए कहाँ कहाँ यूज हो रहा होता है, आपको याद होगा कि आपने एसिटाइल कोए पढ़ा, आपने सक्सिनाइल कोए पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा बेशुमार जगहों पर आप जहां भी एक्टिवेटेड फॉर्म आती है, हमने विटामिन B12 के अंदर पढ़ा मिथाइल मेलोनाइल कोए, ठीक है। तो जहां भी किसी सब्सटेंस को एक्टिव करना होता है, तो हम जो है एक्टिवेट करने के लिए कोए या उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोए अटैच करते हैं, कोएंजाइम ए। तो विटामिन B5 बेसिकली उस कोए का पार्ट है, ठीक है। तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, जैसे सक्सिनल कोए, फैटी साइल कोए, एसिटाइल कोए, ठीक है। इसके अलावा जो फैटी एसिड सिंथेसिस है ना, आप सेकंड ईयर के अंदर पढ़ोगे, फैटी एसिड सिंथेसिस का जो एंजाइम है उसको कहते हैं फैटी एसिड सिंथेज। इसके दो कंपोनेंट होते हैं। इसका जो एक कंपोनेंट होता है ना, उसको हम कहते हैं जहां पे इसाइल ग्रुप अटैच होता है, फैटी एसिड सिंथेज जो है ना, इसका एक कंपोनेंट होता है जहां पे इसाइल ग्रुप अटैच होता है, तो उसको हम कहते हैं इसाइल कैरियर प्रोटीन। ये वहां पर भी जो है पेंटोथेनिक एसिड जो है ना, अमाइनो एसिड्स के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर आप इसको जब सेकंड ईयर के अंदर पढ़ोगे, तो स्ट्रक्चर के अंदर जो लास्ट अमाइनो एसिड होता है ना, उसके बाद पेंटोथेनिक एसिड वहां पर अटैच होता है। तो ये फैटी एसिड सिंथेज एंजाइम की जो एसाइल कैरियर प्रोटीन वाली डोमेन होती है, वहां पर भी अटैच होता है, वहां पर भी इसका रोल होता है। इसके अलावा जो है ये कोएंजाइम ए का पार्ट होता है। और मेन जो चीज आपने इसके बारे में याद रखनी, जो आपको हार्पर के अंदर मिलेगी, दैट इज, जी दोबारा मैं बता देता हूँ, बर्निंग फीट सिंड्रोम, यानी पाँव में आग लगना, जिसको आप कह सकते हैं ना, पाँव के अंदर आग लगना, बर्निंग फीट सिंड्रोम। जस्ट ये एक जो है एमसीक्यू इसमें से जब भी आया तब हर दफा यही आता है तकरीबन, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। किसी को अगर समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है, या कुछ कहना चाहे तो बता भी सकता है, ठीक है। अच्छा जी।